बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 के अंदर भी हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखे थे। लेक्चर नंबर 20 के अंदर भी हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और आज चैप्टर नंबर 9 की एलिमेंट्स ऑफ सी उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी। एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 जो है ऑनवर्ड, आई मीन टू से एक्सरसाइज का जो लेक्चर नंबर 3 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है कि ये जो आप लोगों के पास 2 पॉइंट हैं, इनके ऊपर आपने एक नोट लिखना है बेटा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होती क्या हैं? एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास एक ऑपरेंड है और एक हमारे पास सेकंड ऑपरेंड है। जब इनके दरमियान में कोई ऑपरेटर आता है तो इसको हम कहते हैं जी एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ये तो बात क्लियर हुई। अब आपने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आपने रिलेशनल, लॉजिकल, कंपाउंड असाइनमेंट्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट्स, लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो क्वेश्चन जो है वो है जी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सप्रेशंस, इसके साथ एक वर्ड लग गया है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होंगी? जिनमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होगा। ठीक है, जैसे ये 3+, तो आपको सबसे पहले तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। वो कौन से हैं? आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो ज़रा इनको रिकॉल करें। जिसके अंदर वैसे मैं आपको लिस्ट अप भी कर देता हूँ, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलस ऑपरेटर है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या हैं बच्चों? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब किसी भी ऑपरेंड्स में इनमें से कोई ऑपरेटर आएगा तो उसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लाइक हमारे पास 3+4 है, तो ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? ये ऑपरेंड्स हैं। क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, और ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है। ठीक है, हमारे पास ये ऑपरेटर, और इस पूरे को हम कहेंगे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या आ गई? एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है जी, अब जैसे हमारे पास आ गया जी 3-2 लेट्स सपोज, तो ये भी 1 रिज़ल्ट है, तो ये भी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस तरह हमारे पास आ गया जी 5 × 5, तो ये हमारे पास दरमियान में फिर एक हमारे पास अर्थमेटिक। तो जहाँ जहाँ पे अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या सिंबल यूज्ड होगी तो उस एक्सप्रेशंस को हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। स्टोरी क्लियर होगी जी। तो ये आप लोगों ने इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कॉल कर लेने हैं। और उसी तरह से अब जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं जी लेट्स सपोज 3 जो है वो ग्रेटर दैन 2 है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन, बट ये कौन सी है? ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जी ये x जो है वो =1 है एंड y जो है वो =10 है। अब ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये ऑपरेटर कौन सा लगा है? लॉजिकल। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है वो जिस तरह का ऑपरेटर होगा उसी तरह की एक्सप्रेशन होगी। और ये इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली एंट्री टेस्ट में आते हैं। आपको एक्सप्रेशन दी होती है, बताइए जी कौन सी एक्सप्रेशन है, तो वो बच्चे जिनको ये लॉजिक का पता है कि जो ऑपरेटर वही एक्सप्रेशन। अगर ऑपरेटर दरमियान में दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेटर अर्थमेटिक है तो एक्सप्रेशन अर्थमेटिक होगी। अगर रिलेशनल है तो एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन होगी। अगर एंड और नोट वाली है तो एंड और नोट, उसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बच्चों स्टोरी है। दूसरा कमेंट्स इन सी, जो दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 12 का एक्सरसाइज के, कमेंट्स इन सी। कमेंट्स क्या है बेटा? ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं विच आर नेवर एवेल्यूएट और एग्जीक्यूट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सर वाई वी यूज़ कमेंट्स? कमेंट्स एक्चुअली यूज टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने डेटा टाइप, वेरिएबल, सारी चीज़ें यूज़ की और आप साथ साथ उसकी जो है ना वो उसके जो कमेंट्स हैं वो भी लिखते जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज आपने दोबारा कभी किसी को उस कोड के अंदर चेंजिंग करनी पड़ जाती हैं तो उसको बार बार आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो लॉजिक्स आप बिल्ड कर रहे हैं वो लॉजिक आपने उसी लाइन के सामने 2 लाइनें लगा के लिख दी है। तो जस्ट वो बंदा उस लाइन्स को जब रीड करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा इस लाइन का मतलब क्या था, ये लॉजिक, ये कोड का एक्चुअल मीनिंग क्या था, क्यों प्रोग्रामर ने इसको ये यूज़ किया। तो इसीलिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो सर कमेंट्स कंपाइलर उनको चेक करता नहीं बेटा, कंपाइलर इनको चेक नहीं करता। ये जस्ट प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जस्ट
आपकी रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी या प्रोग्राम के लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हम जस्ट यूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम एवेल्यूएशंस में यूज़ नहीं होते और ना ही ये आपके रिज़ल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये बेटा स्टोरी है कमेंट्स की। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक आपको पता है जी सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, हर लाइन में आप लिखते हैं और उसके सामने उसका कमेंट लिखते हैं। लाइन 1 लिखी, कोई लॉजिक, कोई वेरिएबल, डेटा टाइप, आपने उसका कमेंट्स लिख दिया। लाइन 2 लिखी, आपने उसका कमेंट्स लिख दिया। लाइन 3 तो लाइन बाय लाइन लिखते हैं, तो उनको हम सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं। ओके, एक स्टोरी और भी होती है बच्चों, वो जो आप लोगों ने सिंबल पढ़ी थी, ये वाली सिंबल स्टैरिक लगा के इस तरह, और ये फिर एक और स्टैरिक लगा के आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इनको हम कहते हैं ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या हैं? आपने पूरा प्रोग्राम लिखा, पूरा कोड लिखा और उस प्रोग्राम के बिल्कुल सामने आपने ये सिंबल लगाई और सिंबल लगाने के बाद आपने पूरी स्टोरी टाइप कर दी। ठीक है, पूरी स्टोरी, मतलब आपको हर लॉजिक बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके माइंड, जब आप प्रोग्राम बना रहे थे, जो जो आपके माइंड में था वो सारा आपने टाइप कर दिया। उसको फिर मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। एक पैराग्राफ की शक्ल में आप लिख देते हैं, आपको हर लाइन के सामने लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप लोगों के पास कमेंट्स और कमेंट्स की टाइप्स, और जो सिंगल लाइन्स कमेंट्स हैं वो आपको पता है जी इस लाइन से शो होते हैं, और जो मल्टी लाइन है वो इन दो से स्टार्ट और एंड होते हैं। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लेट W, X, Y एंड Z बी द नेम ऑफ 4 फ्लोट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये वो कहते हैं जी ये फ्लोट जो डेटा टाइप है ना उसके वेरिएबल्स हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे स्पेस बनाते हैं क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे साथ साथ सॉल्व भी करना है बच्चों। ठीक है, तो ज़रा स्टेटमेंट पढ़िए। वो कहते हैं जी 4 वेरिएबल हैं और उन चारों की जो डेटा टाइप है वो क्या है? वो फ्लोट है। वो किस किस की है? तो आप उसको हाईलाइट, इस तरह के क्वेश्चंस को पिक करने का जो बेहतरीन मेथड होता है, जैसे जैसे आप एक्सप्रेशन पढ़ते जा रहे हैं उसको साथ साथ टिक करते जाएँ। अगर आप ये एक्सप्रेशन बार बार पढ़ेंगे ना तो हर बार ये आपका टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो आपको समझ भी कुछ नहीं आएगी। अच्छा, वेरिएबल कौन से जी? W। आप देखें जी इसमें आप एक की नोट बना रहे हैं जी, ये मेरे पास W है, ये मेरे पास X है, ये Y है, और ये कौन सी डेटा टाइप के साथ हैं जी? ये फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं। ओके, आगे देखें, लेट A, B एंड C। ओके, दिस वन इज़ A, B एंड C। ये कौन सी? ये इंट डेटा टाइप है। ठीक है, टाइप्स ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल ये यहाँ पे मेंशन है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट contain one or more violations of rules for formatting arithmetic expressions। ओके, कहते हैं जी ये जो नीचे एक्सप्रेशंस हैं ये सारी बच्चों, वो कहते हैं इन सब में कुछ ना कुछ रूल्स को वायलेट किया गया हुआ है। तो रीड आउट दीज स्टेटमेंट्स सो दैट इट कंसिस्ट विद दीज रूल्स। ठीक है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को दोबारा लिखना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने वेरिएबल्स की नेमिंग के अंदर पढ़े थे और बाकी चीज़ें, ताकि हमारी ये जो एक्सप्रेशंस हैं जब ये रीड आउट हों तो ये एक्यूरेट हों। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला आप लोगों के पास है जी Z इज़ इक्वल टू 4.2 W मल्टीप्लाइड बाय Y। इस सब को पहले सॉल्व करें। तो इसमें सबसे पहला जो इशू है, एक तो ये देखें कि ये वेरिएबल कौन सा Z, तो Z जो है वो फ्लॉट का है, तो इसमें 4.0 आ सकता है, ये कोई इशू नहीं है, ये ओके है। तो आप इसको दोबारा कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जी Z इज़ इक्वल टू, प्रॉब्लम पता क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि आपने W और 4.0 के दरमियान में कोई ऑपरेटर नहीं लगाया, तो ये एक बैड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। मतलब आप कैसे 4.0 मल्टीप्लाइड बाय W कैसे होगा जब ये चलेगा? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Y तो हो जाएगा लेकिन ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये इसको रीड आउट करने के लिए आपको इसको लिखना है जी Z इज़ इक्वल टू 4.0 मल्टीप्लाइड बाय W मल्टीप्लाइड बाय Y। ठीक है, तो ये आपने रीड आउट लिख दी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं। ये आपका जो पहला पार्ट है वो क्लियर हो। एक तो Z जो है वो वेरिएबल फ्लॉट का है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 4.0 कैन, अब W और Y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, वो मल्टीप्लाई होगी, सारा रिजल्ट Z में स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट में डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो पॉइंट वाला ही स्टोर होगा। इसीलिए Z है भी फ्लॉट की डेटा टाइप वाला वेरिएबल है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा, उसके बाद आ गया जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू YZ। ये जो दूसरा है इसको हम इधर सॉल्व कर लें जी। ये हमारे पास आ गया जी y जो है वो इज़ इक्वल टू YZ। एक तो इसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन लगाएं, y इज़ इक्वल टू Y मल्टीप्लाइड बाय Z है। अब इसके अंदर इशू क्या है? इशू ये है कि जनाब जो y और z दोनों ठीक है, इसमें ये भी दोनों आ जाएंगे, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये रीड आउट हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। दरमियान में ऑपरेटर मिस था। जो तीसरा है जी, तीसरा पॉइंट वो देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बच्चों
है जी a इज़ इक्वल टू 6b4, ये कोई सेंस नहीं बनेगी। कैसे पता चलेगा? इसको करें क्या, आप इसको लिखेंगे, रीराइट करें तो आप लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आ गए इधर, तो ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट जो है वो एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स भी आप इसके लगा सकते हैं इधर। तो ये आप लोगों के पास हो गया जी a इज़ इक्वल टू 6b, ये भी रीराइट होगी, इसमें कोई इशू नहीं, पॉइंट वैल्यूज़ नहीं है। तो a जो है और उसके बाद b जो है, ये दोनों ही आपको पता है इंटीजर के डेटा टाइप्स हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, करेक्ट है, ओके। अच्छा, उसके बाद तीसरी एक्सप्रेशन है जी c इज़ इक्वल टू 3a प्लस बी। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। c इज़ इक्वल टू 3a प्लस बी, और इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, इसके अंदर आपने जी बताना क्या, वॉयलेशन क्या हो सकती है जी इसके अंदर। सबसे पहले तो इसमें भी ऑपरेटर मिस है, ठीक है, बाकी ठीक है, और ए बी सी तीनों जो हैं वो इंटीजर की डेटा टाइप्स हैं, इसलिए इंटीजर वैल्यू आ सकती हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो आप इसको सही करके लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई, बेशक इनको आप ब्रैकेट में ले जाएं a प्लस बी, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट में, बेशक आप इस सारे को भी ब्रैकेट में ले जाएं, ये और अच्छा है। ठीक है, तो अब ये 3 जो है वो a प्लस बी आपस में ऐड होंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और इसका रिज़ल्ट c में चला जाएगा, और c को आप प्रिंट करवा लेंगे तो रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये भी एक एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, ओके। उसके बाद जी द फिफ्थ वन इज़ z इज़ इक्वल टू 7w प्लस xy। अच्छा, इसको पहले मैं रीराइट करूँ, z इज़ इक्वल टू हमारे पास 7w प्लस XY, दिस वन ये आ गया 7w प्लस XY। अब इसको आपने रीराइट करना है बच्चों, तो रीराइट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने z लिखना है इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय w, इनको एक ब्रैकेट में ले लें, उसके बाद प्लस और x और मल्टीप्लाइड बाय y दूसरी ब्रैकेट में कर लें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर इनके एंड पे आएंगे। अब ये भी सॉल्व होंगे, ये भी सॉल्व होंगे, और फिर ये आपस में ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट z के पास चला जाएगा, z को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ये रीराइट होगी। बस लॉजिक ये के दरमियान में मेजोरिटी में इशू यही था कि ऑपरेटर मिस है। उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर ना कोई ऑपरेटर मिस है, तो आपने वो ऑपरेटर जो है ना ज़रा उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसको लिखना है, तो वो यही था सारा। ठीक है, स्टोरी क्लियर है। हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अज्यूम दैट यू हैव द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, कहते हैं जी आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो डिक्लेयर हैं। पहले तो ये देखें, अच्छा जी डेटा टाइप दो लगी हुई हैं बच्चों, एक इंट है, इंट के साथ यू कैन यूज़ मल्टीपल डेटा टाइप इन सेम प्रोग्राम, बट एक वेरिएबल जो एक डेटा टाइप के साथ आपने यूज़ कर लिया, आप उसकी किसी दूसरी डेटा टाइप के साथ सेम प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। दिस वाज द रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स के अंदर लास्ट रूल था, याद करें आप लोगों को मैंने कॉल किया था चैप्टर नंबर 9 के पेज नंबर 4 के ऊपर, रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स। उसमें लास्ट ओनली वन वेरिएबल्स कैन बी यूज विद वन डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये वही स्टोरी, अभी ये उसी तरह की कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होना है, आई एम श्योर। अच्छा, ये इंट ए बी सी डी पी, दीज आर 5 वेरिएबल्स ऑफ इंट, ओके। उसके बाद फ्लॉट वी डब्ल्यू एक्स वाई जी आर 5 वेरिएबल्स फॉर द फ्लोट। ठीक है, ये स्टोरी मुझे समझ आ गई जी। एक डेटा टाइप इंटीजर है, एक डेटा टाइप फ्लॉट है, आपको भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जी। क्वेश्चन क्या है, evaluate each of the following statement is a is 2, z is minus 1.3, c is 1, d is 3, y is 3, 0.3 x plus 1। ठीक है, वो कहते हैं जी आपके पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं, ये वाली मैंने आप जितने उन्होंने वेरिएबल्स बताए हमें उन्होंने वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी बता दी, और कहा जी ये एक्सप्रेशंस हैं, ज़रा इनको सॉल्व कर दें। ओके, तो सबसे पहले जो है जी एक्सप्रेशन क्या है, वो है जी v इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई y। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि v जो है उसमें रिज़ल्ट किसका, फ्लॉट का रिज़ल्ट स्टोर हो सकता है, यस, क्योंकि v फ्लॉट के साथ है, तो इसमें इशू कोई नहीं है, बस a की वैल्यू आनी, a की वैल्यू क्या है 2। तो आप इसको कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे जी, v की डेटा टाइप आएगी फ्लॉट बच्चों, क्योंकि ये है फ्लॉट का, तो आप इसके साथ लिखेंगे 2, और 2 के बाद आप लगाएंगे मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू देख लें जी, y इज़ 0.E3 प्लस। ठीक है, जो भी y की वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, वो आ गई, लेट्स सपोज आप लोगों के पास 0.3E प्लस x। ठीक है, ये नोटेशन में लिखी हुई है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 2 होकर रिजल्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ये सॉल्व होगी। उसके बाद हमारे पास है जी w। अब देखें जी w किसका है, w भी फ्लॉट का है। उसमें एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज्यूमिंग इज, ओके। आपने इनको रीराइट नहीं करना, आपने जस्ट ये वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करना है।
w इज इक्वल टू a बाई वाई। ओके, तो इसको बेटा मैं सॉल्व करूँ, w तो एज ए रिजल्ट वेरिएबल रहेगा, तो a की वैल्यू जो है वो 2 और y की वैल्यू भी 3.0.3 e प्लस 1। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड करेगा, रिजल्ट w में आ जाएगा, पॉइंट की वजह से रिजल्ट पॉइंट में आएगा, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद p इज इक्वल टू a बाई डी। लो जी, p इज इक्वल टू a बाई डी। तो बेटा p तो रिजल्ट स्टोर करेगा, a की वैल्यू क्या है जी 2 और d की वैल्यू क्या है, d इज़ 3, ये 3 ये डिवाइड करेगा इसको, तो p की वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो भी पॉइंट के अंदर। ठीक है, लेकिन इसकी डेटा टाइप, इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि ये 3 2 को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली पॉइंट के अंदर रिजल्ट आएगा। तो p जो वेरिएबल है वो इंटीजर का वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने इनकी डेटा टाइप चेंज नहीं करनी, जस्ट इनको वैल्यूएट करना है, जस्ट इनको सॉल्व करना है इन अदर वर्ड्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू a प्लस सी। ओके, तो a की जगह पे बच्चों आपने a की वैल्यू लगानी है, c की जगह पे c की वैल्यू लगानी है। उसके बाद ये डिवीजन का ऑपरेटर है, फिर z प्लस 0.3। ठीक है, ये डेफिनेटली y से वैल्यू उठाई, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड होकर रिजल्ट किस में चला गया, x में, तो x को प्रिंट करवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी b इज इक्वल टू डी ओवर a। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें एक टेक्निकलिटी है वो मैं आपको समझा दूँ, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। b इज इक्वल टू डी ओवर a। ठीक है, b इज इक्वल टू डी ओवर a। वापस चलते हैं जी, एक्सप्रेशन देख लें, प्लस डी परसेंटेज ए। ओके, प्लस डी इंटीजर रिमाइंडर ए। अब b तो है जो जिसने रिजल्ट स्टोर करना है, तो d की वैल्यू सबसे पहले कैरी करें। d क्या है बच्चों 3, तो यहाँ पे आएगा जी 3। a क्या है जी 2, तो यहाँ पे आएगा जी 2 प्लस d वंस अगेन 3 और फिर ये आ गया 2, ये इंटीजर रिमाइंडर है। अच्छा, इसकी जगह पे क्या आएगा 2 आएगा। ओके, सो स्टोरी इज़ दैट कि आप लोग b इज इक्वल टू ये d ओवर a आप लोगों के पास आ गया, तो ये तो डिवाइड करेगा 2 को 3 से, कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करें, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो वो 0 पॉइंट लेट्स सपोज आ गया जी 97। तो ये तो आएगा पॉइंट में, क्यों, क्योंकि बेटा ये डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पर लगा हुआ है रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर आपको पता है पूरा डिवाइड करता है, जो पीछे बच जाता है वो पूरा वर्ड वो रखता है उसको। असल में ये सेम एक्सप्रेशन है, अगर आप गौर करें यहाँ पे सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर है, यहाँ पे इंटीजर रिमाइंडर है। तो अब यही टेक्निकलिटी थी इसके अंदर, बाकी एक्सप्रेशन सेम है। अच्छा, तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये पॉइंट वैल्यूज़ नहीं देगा क्योंकि इंटीजर रिमाइंडर है, तो 2 पूरा 1 इस पर डिवाइड करेगा, 2 में से 3 में से 2 निकलेगा, पीछे का बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये सारा रिजल्ट लेट्स सपोज b इज इक्वल टू 1.97 जो भी होगा, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। स्टोरी क्लियर हुई, बस ये टेक्निकलिटी थी इसकी। ओके, एक और एक्सप्रेशन है जी, वो है जी y इज इक्वल टू c ओवर d। ओके, y जो है वो एज इट इज़ रहेगा c ओवर d। c की वैल्यू देखिए प्लीज़, वो 1 है जी, 1, d की वैल्यू 3 है और मल्टीप्लाइड बाई 2 है। ठीक है, ये पूरा डिवाइड करें इसको, जो भी रिज़ल्ट आएगा 0 पॉइंट लेट्स सपोज 25 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर y की वैल्यू आ जाएगी। ये आप लोगों के पास एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना क्या स्टूडेंट्स, आपने ये करना है, रफ रजिस्टर पकड़ना है, ये मेरा लेक्चर सामने रखना है और आपने इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल पास कैलकुलेटर रखें या लैपटॉप का कैलकुलेटर यूज़ करें, इनको पूरा सॉल्व करके आपने इनके रिजल्ट्स, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, और स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।